डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BHDE 143 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोग कमेंट कर रहे हैं सर एक बार आप अपने से समझाइए ये, जिसका टाइटल है प्रेमचंद। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है कि 5 इयर्स के PYQ को देखते हुए जो मोस्ट रिपीटेड है, जो मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उन सबको लिया गया है। और जो आपके जून एग्जाम 2026 और दिसंबर एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चैनल में न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी जरूरी बात हो और डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कुछ डाउट हो पूछना चाहते हैं, तो इंस्टा में मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो हम लोग यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं BHDE 143। तो क्वेश्चन ध्यान से यानी कि ये समझना है आपको। बहुत ही ये जो बुक है बहुत ही रोचक, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। और सबसे पहले हमारा जो बुक का नाम है, सब्जेक्ट कोड का जो टाइटल है प्रेमचंद। इस प्रेमचंद के बारे में समझना आखिर क्या है, प्रेमचंद क्या है। तो प्रेमचंद को मुंशी प्रेमचंद बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुंशी प्रेमचंद। इसको पूरा नाम दिया गया है मुंशी प्रेमचंद का। पूरा नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। और प्रेमचंद की हम अगर बात करें असली नाम की, तो भैया प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है। जब ये फेमस हुए, है ना, लेखक बने, तो ये नाम मुंशी प्रेमचंद तो है, लेकिन इसका वास्तविक नाम अगर बात किया जाए, असली नाम की बात किया जाए, तो असली नाम है स्टूडेंट्स धनपत। ठीक है। धनपत राय, याद रखना, धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक है। तो क्या समझे? प्रेमचंद का पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद है और प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। ध्यान रखना। तो धनपत राय श्रीवास्तव कहीं लिखा रहेगा तो ये नहीं समझना कोई और है। धनपत राय श्रीवास्तव है मुंशी प्रेमचंद। समझ में आ गया? और ये जो थे भैया, प्रेमचंद जो थे, ये हिंदी के, ठीक है, हिंदी, ये क्या, हिंदी के और प्लस उर्दू के, हिंदी और उर्दू के, इन दोनों के महान लेखक थे। क्या थे भाई? बहुत ही महान लेखक। और इसके जो उपन्यास होते थे ना, क्या बताओ, इतना बढ़िया रोचक कहानी। ये आम लोगों के लिए जो आम लोगों के जीवन की समस्याएं हो, है ना, रियलिटी को वो अपने कहानी में, कविता में दिखाते थे। समझ में आ रहा? इनकी जो कहानी होती थी ना, वो बहुत ही इमोशनल टाइप के, रियलिटी से पूरा रियलिटी समझ लो ना, रियलिटी को बताते थे, मोटिवेशनल टाइप के, है ना। और इनको जो है कि प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट। ठीक है, उपन्यास का सम्राट भी कहा जाता है। किसको? मुंशी प्रेमचंद को। क्योंकि आप जानते हो कि हिंदी साहित्य को ये क्या किया था, नई दिशा दी थी। और इनकी जन्म की बात करूँ ना, मुंशी प्रेमचंद का जन्म की बात करूँ तो भैया इनका जन्म 31 जुलाई, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1880। ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 31 जुलाई 1826 ईस्वी को, ध्यान रखना। और इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी के लम्ही गांव में। कौन गांव में? लम्ही। ठीक है, वाराणसी के लम्ही गांव में इनका जन्म हुआ। और ये याद रखना, जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को। जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु हुआ 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर 1936 को। ठीक, क्या समझे? इनका जन्म हुआ 31 जुलाई 1880 को और इनकी मृत्यु हो गई 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। ठीक। अब इनकी रचना की बात करें तो इनकी रचना में
क्या होता था, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और गरीबों का क्या होता था, गरीबों की स्थिति का सचित्र, सच्चे मतलब रियलिटी को दिखाते हुए चित्रण मिलता था। उनकी भाषा जो होती थी कहानी का, वो बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज का होता था, बहुत ही सरल होता था एंड सहज। वे जो है कि प्रेमचंद समाज के सुधारक थे, ठीक है? समाज क्या थे? सुधारक थे। तो ये समझ गए। अब देखिए इसका सबसे प्रमुख जो रचना था, इसका सबसे प्रमुख जो स्टोरी था, गोदान था। कौन था? गोदान, ठीक है? उसके बाद गबन, गोदान, गबन, तो ये क्या है? ये उसका उपन्यास है। तो सबसे प्रमुख उपन्यास में सबसे पहला नाम आता है गोदान का, फिर आता है गबन, फिर निर्मला, ठीक है? निर्मला, फिर रंगभूमि, ठीक? तो ये क्या भाई? ये उपन्यास है। समझ में आ गया? और ये प्रसिद्ध की बात करें, और दूसरी बात कहानी की बात करूं, तो कहानी में कफन, कफन, पूस की रात, है ना? पूस की पूस की रात, ठीक है? ईदगाह, है ना? ईदगाह, ठीक? ईदगाह हो गया, पंच परमेश्वर, ठीक है? पंच परमेश्वर, ये सब क्या उनके खास कहानी थे। समझ में आ गया? तो इस तरह से ही ध्यान रखना, ये जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद कौन है? एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं भैया। तो प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान कथाकार और उपन्यासकार थे। उनका वास्तविक नाम धनपत राय, समझ में आ गया? उनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय श्रीवास्तव, समझ में आ गया? और आगे उन्होंने किसानों, गरीबों और समाज की समस्या को अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। उनकी प्रमुख कृतियां गोदान, गबन, निर्मला आदि, और इसी वजह से उन्हें हिंदी साहित्य का सम्राट भी कहा जाता है। सिंपल ये याद रखना। चलो, ये समझ लिए थोड़ा सा इंट्रो प्रेमचंद के बारे में। अब हम लोग इसके उपन्यास को समझेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और देखिए आप न्यू हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मजा आए, ठीक? लाइक कीजिए, वीडियो में आए हैं, वीडियो समझ में आ रहा, कहानी सुन रहे हो, समझ रहा है ना? समझ में आ रहा ना? तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो वीडियो ज्यादा आगे बढ़ेगा, पता है? और कमेंट भी कीजिए, सर मजा आ रहा है समझने में, ठीक है? और एक बार बताऊं, एक सेक्रेट में बता रहा हूँ, पता है? मेरा भी नाम प्रेमचंद है, पता है? मेरा पूरा नाम है प्रेमचंद कुमार ठाकुर, ठीक है? पूरा नाम क्या है? प्रेमचंद कुमार, ठीक है? लेकिन लोग मुझे प्रेम से, प्यार से प्रेम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? प्रेम बुलाते हैं, ठीक है? तो यही बात है। सो चलिए, हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करवे करेंगे, कुछ अच्छा करवे करेंगे, है ना? तो चलिए समझते हैं। क्वेश्चन था प्रेमचंद के उपन्यासों का परिचय कीजिए। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान उपन्यासकार थे। उन्होंने अपने उपन्यासों में भारतीय समाज की समस्याओं, ग्रामीण जीवन, नारी की स्थिति, गरीबी, शोषण तथा सामाजिक कुरीतियों का यथार्थ मतलब रियलिटी को दिखाते हुए क्या किया? चित्रण किया। उन्हें हिंदी उपन्यास का भी क्या कहा जाता? सम्राट, जैसे कि हमने चर्चा किया वही है। प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास की बात करें तो भैया यहाँ सेवा सदन दिया गया है। बट मैंने आपको बता दिया, जब भी बोला जाए आप पहला नाम बोलना गोदान का, ठीक है? ठीक है? तो सेवा सदन भी है। तो सेवा सदन यह प्रेमचंद का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसमें नारी जीवन, दहेज प्रथा और वेश्यावृत्ति की समस्या का चित्रण किया गया है, ठीक? दूसरा प्रेमाश्रम, इसमें किसानों की समस्या और जमींदारी व्यवस्था का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय की भावना व्यक्त की गई है। आगे है आपका रंगभूमि।
रंगभूमि इस उपन्यास में औद्योगिकीकरण और पूंजीवाद के दुष्प्रभावों को दिखाया गया है। सूरदास इसका प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट निर्मला, इसमें दहेज प्रथा और अनमोल, ठीक है अनमोल होगा यहाँ पे, विवाह, सॉरी अच्छा अनमेल विवाह, अनमेल विवाह की समस्या पर आधारित है। समाज की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया इसमें निर्मला में, ठीक है। और गबन, इसमें मध्यम वर्गीय जीवन, गरीब लोगों के बारे में और आभूषण प्रेम समस्या को क्या क्या चित्रित किया गया है। नैतिक पतन और सामाजिक दिखावे का इसमें चित्रण किया गया है ना। कर्मभूमि, यह राष्ट्र चेतना और स्वतंत्र आंदोलन से संबंधित उपन्यास है। इसमें सामाजिक सुधार और जन सेवा का संदेश है। नेक्स्ट गोदान, यह प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया सबसे खास जो है कि उपन्यास की बात करें तो ये गोदान ही है। इसमें किसान जीवन, गरीबी और शोषण और इन सब का क्या है मार्मिक चित्रण है। तो ये इनके उपन्यास है, समझ गए, मजा आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रेमचंद का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? प्रेमचंद की कहानियों की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो देखिए क्या है आखिर उसकी कहानी में, ऐसा क्या जादू है, क्या बात है लोगों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, यही क्वेश्चन का मतलब हुआ। और देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग ये पीडीएफ जरूर परचेस कीजिए। पीडीएफ को परचेस कीजिए, पढ़ लीजिए, पूरा समझ लीजिए, पीडीएफ को परचेस कर लीजिए। आपका रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज मतलब एग्जाम देने से पहले 10 मिनट पहले भी देखोगे ना, 1 घंटा पहले, 15 मिनट पहले, तो बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। एक बार खाली देखते हुए चले आओगे, समझा हुआ तो रहेगा, अभी तो समझ रहे हो ना। पूरा वीडियो को देखना है, समझना है, उसके बाद लास्ट में रिवीजन करते हुए फाइनल। समझ में आ गया? और अच्छा नंबर आएगा भैया, बहुत बढ़िया नंबर, सुपर हिट। चलिए, आंसर है विशेषता कहानी का, है कि नहीं? तो प्रेमचंद जो है कि हिंदी कहानी साहित्य के महान कथाकार है, ये तो पता है। उन्होंने अपनी जो कहानियों के माध्यम से क्या किया, समाज की रियलिटी को दिखाया, है ना, वास्तविक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति किया, है ना, अभिव्यक्ति दी है। आगे देखते हैं। प्रेमचंद की कहानियों की विशेषता की बात करें तो उनके कहानी में यथार्थवाद होता है, मतलब सच्चाई होता है। उनकी कहानियां जीवन की वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। समाज का सजीव चित्रण, रियलिटी को दिखाता है वो, ठीक है। अगला है इसकी विशेषता है इसकी कहानी का कि सामाजिक चेतना को देखते हुए काम करता है। जैसे कि दहेज पर रिकॉर्डिंग बात करता है, गरीबी, छुआछूत और शोषण जैसी समस्याओं को ये उठाता है, और समाज सुधार की भावना इसमें दिखाई देती है। सही है कि नहीं है? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगला है मानवीय संवेदना। इसमें गरीब, किसान और शोषित वर्ग के प्रति गहरी सहानुभूति मिलती है, और पात्रों की भावनाओं का इसमें प्रभावशाली चित्रण है। अगला अगला स्टेप है इसमें विशेषता, आदर्श वनमुख यथार्थवाद को दिखाता है। तो इसमें यथार्थ के साथ साथ आदर्श का भी, मतलब कि डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए इन सब का भी समावेश किया गया है, और कहानी जो है कि क्या करती है, नैतिक संदेश देती है। बस उसके बाद इसकी और विशेषता है सरल भाषा में। इनकी जो कहानी होती है ना, बहुत ही इजी लैंग्वेज में होता है, मजा आ जाता है। भाषा सरल, सहज और बोलचाल के निकट है। उर्दू और हिंदी दोनों शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है, ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों एकदम मजे से समझ पाए, सीख पाए इनसे। प्रभावशाली पात्र होता है। पात्र जीवंत और स्वाभाविक है, वे समाज के विभिन्न वर्गों को भी ध्यान में रखते हुए ये बनाते हैं। समझ गए? तो ये था उनका विशेषता। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रेमचंद के नाटकों का परिचय दीजिए। प्रेमचंद मुख्य रूप से उपन्यासकार और कहानीकार एक थे। फिर भी उन्होंने नाटक लेखन के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। सही बात है। तो वो क्या थे, उपन्यासकार और कहानीकार थे, लेकिन कभी कभी अब उसका मन हो गया कि नहीं, नाटक में भी कुछ करना चाहिए, तो नाटक भी उन्होंने किया, बनाया। उनके जिन नाटकों में सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को क्या किया गया, चित्रण किया गया। प्रमुख नाटक उनका है संग्राम। यह प्रेमचंद का प्रसिद्ध नाटक है। इसमें सामाजिक,
संघर्ष और राष्ट्रीय भावना का चित्रण किया गया है। दूसरा नाटक है इसका करबला। यह ऐतिहासिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक है। इसमें त्याग, बलिदान और मानवता के आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। अगला नेक्स्ट स्टेप का इसका नाटक है प्रेम की वेदी। यह सामाजिक विषयों पर आधारित नाटक है। इसमें प्रेम, त्याग और नैतिक मूल्यों का चित्रण किया गया। आगे नाटकों की विशेषता अगर इसकी ये है कि इसमें सामाजिक उद्देश्य के अकॉर्डिंग इन्होंने नाटक का निर्माण किया। समाज सुधार की भावना इसमें प्रमुख है। कुरीतियों पर प्रहार किया। कौन सी सामाजिक कुरीतियों पर, ठीक है, जो समाज में किसी की सोच विचार कुछ उल्टा पुल्टा उनके अकॉर्डिंग इन्होंने भी काम किया, समाज सुधारक की। आगे आदर्शवाद। पात्रों के माध्यम से उच्च आदर्श प्रस्तुत किए गए हैं। सरल भाषा का इसके नाटक में उपयोग किया गया है। भाषा सहज और प्रभावशाली। और इसने राष्ट्रीय भावना को देखते हुए काम किया। देशभक्ति और मानवता का इसने संदेश दिया। इनसे संदेश मिलता है। चलिए अब काम प्रेमचंद का तो ये सब समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इनके जीवन परिचय बताइए कि क्या है जीवन परिचय, क्या किया लाइफ में, कैसे क्या किया, कैसे स्ट्रगल था, कैसे चला, उसने कैसे सफल हुआ। समझिए जीवन परिचय। तो प्रेमचंद जो है हिंदी और उर्दू साहित्य के महान लेखक थे। उन्होंने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज की समस्या को उजागर किया और जनसाधारण के जीवन को अपनी रचनाओं का विषय बनाया। तो जीवन परिचय की अगर बात करें तो जन्म जो है कि वो प्रेमचंद का 31 जुलाई 1880 को हुआ था। ठीक है, वाराणसी के लम्ही गांव में। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी के लम्ही गांव में। और 31 जुलाई 1880 को उनका जन्म हुआ। उनका रियल नाम जो था धनपत राय श्रीवास्तव। ठीक। शिक्षा जो है कि उन्होंने कैसे हासिल किया? उन्होंने शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही प्राप्त किया। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपनी अध्ययन को जारी रखा। मतलब कि उनका जो सिचुएशन था बहुत ही नाजुक था, बहुत प्रॉब्लम था उनको लाइफ में। बहुत ही संघर्ष करके उन्होंने शिक्षा को प्राप्त किया। ठीक है, जिस तरह से आपने, क्या मैं बताऊं, चलो आगे। साहित्य जीवन की अगर बात करें तो प्रारंभ में उन्होंने उर्दू के लेखन पर काम किया। बाद में हिंदी साहित्य में यह महत्वपूर्ण योगदान देने लगा। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक और निबंध लिखे। समझ में गया? ये सब है। और प्रमुख रचनाएं में उन्होंने गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन और कर्मभूमि को लिया। और उनका निधन जो हो जाता है 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका छोटा सा स्टोरी था। और इनकी विशेषताएं ये थी कि ये यथार्थवाद के परिवर्तन, सच्चाई को दिखाते थे, समाज सुधारक पर दृष्टि डालते थे और किसान और गरीबों का जीवन का चित्रण करते थे। समझ में आ गया? चलो आगे। प्रेमचंद के वैचारिक गद पर प्रकाश डालिए। प्रेमचंद केवल कथाकार ही नहीं बल्कि एक महान विचारक और निबंधकार भी थे। उनके वैचारिक गद में समाज, साहित्य, शिक्षा और राष्ट्र जीवन से जुड़े विचार व्यक्त हुए। वैचारिक गद की विशेषताएं की बात करें तो समाज सुधारक की भावना इसमें दिखाई दिया। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, समानता और मानवता का समर्थन किया। साहित्य संबंधी विचार देखा जाए तो साहित्य को समाज का दर्पण माना। साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल बताया। राष्ट्रीय चेतना की बात करें तो स्वतंत्रता, स्वदेशी और राष्ट्रीय एकता का समर्थन किया। देशभक्ति की भावना भी व्यक्त की। मानवतावाद, सभी मनुष्यों की समानता पर बल दिया गया। शोषित वर्ग के के प्रति क्या किया गया? सहानुभूति रखा गया। और सरल एवं प्रभावी भाषा का इन्होंने उपयोग किया। भाषा स्पष्ट और पूर्ण और प्रभावशाली है। विचारों को सहज रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। अगला प्रमुख वैचारिक निबंध की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो साहित्य का उद्देश्य, महाजनी सभ्यता, जीवन में साहित्य का स्थान, ये उनके वैचारिक निबंध। ठीक। अब
उनका एक कहानी था सेवा सदन। और इन सेवा सदन के बारे में बताना है कि इसमें आखिर क्या बात है, क्या है उनके सेवा सदन में प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए। तो सेवा सदन जो है ये उनका एक सामाजिक उपन्यास है। सेवा सदन क्या है? प्रेमचंद का प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास है। इसका जो मूल विषय जो है सेवा सदन में नारी जीवन को देखा गया, उनके दहेज प्रथा को देखा गया और अनमेल विवाह तथा वेश्यावृत्ति की इन्होंने समस्या, है ना, इन्होंने समस्या रखा, ठीक है, उनके बारे में बताया। यह उपन्यास तत्कालीन समाज की कुरीतियों का यथार्थ चित्रण को मतलब कि समाज में हो रहे अत्याचार को इन्होंने दिखाया। तो कुरीतियां मतलब उनके समाज में जो अराजकता, समाज में जो बुराइयां, समाज में जो धांधली, ठीक है, समाज के ये जो गंदे हरकत, उन सब चीजों को बताया। ठीक है। और आगे सेवा सदन की अंतर वस्तु की बात करें तो दहेज प्रथा की समस्या देखा गया उसमें, सेवा सदन में। और उसमें ये बताया कि उपन्यास में दहेज प्रथा के दुष्परिणामों को दिखाया गया। क्या कहा गया कि जो दहेज प्रथा होता है वो गलत है, उनके क्या इफेक्ट है, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, उनसे क्या क्या प्रॉब्लम है, वो सब उन्होंने बताया उसमें। और दहेज के कारण सुमन का विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध एक वृद्ध व्यक्ति से कर दिया गया। मतलब सोचो, दहेज के वजह से, आप बताओ, उसका शादी किससे करा दिया गया? एक बुढ़हा से। किससे? बुढ़वा से। ठीक है। तो बुढ़वा से करवा दिया गया, ठीक है, बूढ़े व्यक्ति से। तो ये अच्छा तो नहीं है। ठीक। अब अनमेल विवाह मतलब ये कि जो सुमन और गजाधर जो था, अब ये असमान था। ये छोटे बड़े और, है ना, जवान और बूढ़े, इनमें मेल नहीं, अनमेल विवाह, इसी को हम लोग अनमेल कहते हैं, जिसमें बहुत डिफरेंस नजर आए। ठीक है। तो ऐसे विवाह को हम लोग अनमेल विवाह कहते हैं। और तो सुमन और गजादर का जो विवाह असमान परिस्थितियों में होता है और यह विवाह जो है कि सुखद नहीं बन पाता और अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। तो आप कहेंगे सर ये क्या, ये तो कहानी है, ये तो फिर ऐसे ही बता दिया। नहीं, रियलिटी को दिखाया। ये जो भी कहानी बनाया है इसमें इन्होंने कोई झूठ नहीं कहा, ये सच्चाई को इन्होंने दिखाया। सो ये बात ध्यान रखना, कंफ्यूजन में नहीं रहना। नारी जीवन की त्रासदी की बात करें तो सुमन समाज की रूढ़ियों और अन्याय का शिकार बनती है इस कहानी में, इस उपन्यास में। और उसके जीवन के माध्यम से स्त्री की पीड़ा को दिखाया गया। किसमें? सेवा सदन में। ठीक है। और वेश्यावृत्ति की समस्या क्या? परिस्थितियों के कारण सुमन वेश्यावृत्ति की ओर बढ़ती है। प्रेमचंद ने इस समस्या के सामाजिक कारणों को उजागर किया। ठीक है। और समाज सुधार की भावना क्या? उपन्यास में स्त्री और समाज सुधार पर बल दिया गया। और सेवा सदन संस्था के माध्यम से सुधारवादी क्या है स्टूडेंट्स, दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। इतना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। चलो, अब सेवा सदन उपन्यास के प्रमुख पात्रों का भी चित्रित वर्णन करने के लिए कहा गया है। चलिए, सेवा सदन के पात्र समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद ने सामाजिक और मानवीय भावनाओं को व्यक्त किया। सही है कि नहीं है? प्रमुख पात्र की बात करें तो सुमन, सुमन का क्या पात्र है कि ये क्या है, ये उपन्यास के मुख्य पात्र है। मतलब ये खास है, इस उपन्यास में सुमन को ही एक मुद्दा बनाया गया है समाज के, सामाजिक के तौर पर। ठीक है। तो इस सुमन के जैसे जैसे बहुत सारे ऐसी लड़कियां वहां पे ऐसा शिकार बनते हैं। तो इनमें सुंदर, स्वाभिनी और संवेदनशील स्त्री थी। कौन? सुमन। सामाजिक परिस्थितियों के कारण ये संघर्षपूर्ण जीवन जीती थी। समाज ने बहुत ही अत्याचार, समाज जो थे इनके साथ बहुत अत्याचार कर रहे थे। ठीक है। तो इस तरह से सामाजिक परिस्थितियों के कारण ये संघर्षपूर्ण जीवन जीती थी। तो अंत में आत्मचिंतन और सुधार का मार्ग ये क्या करती है, अपनाती है। और बात करें इनका जो जिससे शादी करवाया गया बुढ़ा व्यक्ति से, वो सुमन का पति था गजाधर। और गजाधर जो है सुमन का पति था, ये संगीन विचारों वाला था और संदेह शील व्यक्ति था। ये डाउट करते रहते थे, बार बार डाउट करते रहते थे। ठीक है।
तो पत्नी को समझने में असफल रहता था। ठीक है, तो ये पत्नी को अपनी पत्नी का बात नहीं मानना, पत्नी को ही बुराई करना, तो ये से। अब इसमें एक आता है पद्मा सिंह। तो पद्म सिंह कौन है? ये उदार और समाज सुधारक क्या थे? व्यक्ति थे, और स्त्री सुधार और सामाजिक परिवर्तन के ये समर्थक भी थे। और आता है विठल दास। तो इसने इसका क्या पात्र था भैया? तो ये समाज सेवा की भावना से ये प्रेरित प्रेरित थे, और ये सुधारवादी विचारों का प्रतिनिधित्व करते थे। ये कुछ पात्र थे। अंडरस्टैंड? समझ गया? अब फिर से अगला क्वेश्चन सेवा सदन पर भी है। तो सेवा सदन उपन्यास के गौण चरित्रों का क्या किए? चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। चलिए, सेवा सदन के ध्यान से सुनिएगा ना तो समझ में आएगा। हेडफोन लगा लीजिए और शांत माहौल में जाइए, बहुत अच्छा लगेगा समझने में, सुनने में, याद ही हो जाएगा। और दूसरी बात, आप लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है और आप लोगों का ये फर्ज बनता है। ठीक है, ये नहीं कि भाई करके चले कैसे वैसे हैं। तो ध्यान दीजिए, ठीक है? चलो, और दोस्तों को जरूर जोड़िएगा चैनल से। चलो, तो सेवा सदन के गौण पात्र कथा का ध्यान सुनिए। सेवा सदन के गौण पात्र कथा को गति प्रदान करते हैं तथा मुख्य पात्रों के चारित्रिक चरित्र को उभारने में सहायता करते हैं। अब गौण पात्रों की क्या विशेषता? कुछ स्टूडेंट्स को तो ये भी डाउट हो सकते हैं, सर आप तो ये गौण पात्र के बारे में समझाए ही नहीं कि ये गौण पात्र क्या है। तो गौण पात्र वह पात्र होता है जो कहानी में मुख्य भूमिका नहीं निभाता, कहानी में नहीं होता मुख्य भूमिका उसका, लेकिन वो कहानी को आगे बढ़ाता है। मतलब ये कि फिल्म मूवी में हीरो तो नहीं होता, लेकिन हीरो का मदद करता है। तो किसी क्या है, यह सारथी है, समझ लो एक प्रकार के मदद करने वाले। ठीक, चलो, ये होता है गौण पात्र की गौण पात्र। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था सेवा सदन का ही गौण, सेवा सदन उपन्यास के गौण चरित्र है ना, तो क्या था आखिर इसमें, क्या ऐसा गौण चरित्र था? तो सुभद्रा गौण पात्र था इनका, सुभद्रा का। तो इसने क्या किया आखिर? इसने सुमन के प्रति क्या किया? तो यह जो है कि सहृदय और समझदार महिला थी। कौन? सुभद्रा। यह सुमन के प्रति सहानुभूति रखती थी। तो अब समझ में आया गौण पात्र कि मतलब कि ये तो हीरोइन, मतलब मूवी का ये हीरोइन तो नहीं है, लेकिन ये मदद कर रही है। और दूसरा सदन, तो यह युवा और भावुक पात्र था इसका। तो ये क्या था? एक व्यक्ति था, एक लड़का था, ठीक है, मतलब व्यक्ति था, और ये सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो ये इनको समझाते हैं। और एक था इसमें भौली। तो भौली जो है थी वैश्या वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी और समाज की विडंबना को ये उजागर करती थी। अब यहाँ स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि ये वैश्या वर्ग क्या है? क्या है सर इसका मतलब? इसका मतलब तो बता ही नहीं रहे हैं, आप स्किप कर रहे हैं। तो भाई इसका भी मतलब हम बता ही देते हैं। तो देखिए, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास के अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो सेवा सदन में सुमन के लिए अगर ये वैश्या शब्द का उपयोग किया गया है, तो ये क्यों किया गया? आखिर इस शब्द का उपयोग यहाँ पर क्यों किया गया है? तो ये हुआ जब सुमन के साथ अत्याचार हो रहे थे। मतलब सुमन जो है कि एक साधारण परिवार की एक लड़की थी। उसका विवाह किससे करवा रहा है? उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से करवा दिया जिससे वो खुश नहीं थी। उसे परिवार और समाज से सम्मान और सुख नहीं मिला। जब परिवार और समाज से सम्मान और सुख नहीं मिला, तो कई कठिन परिस्थितियों और सामाजिक समस्याओं के कारण वो वेश्यावृत्ति में पहुंच गया। मतलब कि वो यौन की यौन यौन सेवा करने के लिए चले गए। मतलब ये कि वो यानी कि अपने खुशी के लिए धन या फिर अन्य लाभ के बदले यौन सेवाएं प्रदान करने लगे, पुरुषों से मिलने लगे, जुलने लगे। ठीक है, मतलब कि ये देखो, इस कहानी में प्रेमचंद का प्रेमचंद का ये नहीं कहना कि उनकी बुराइयों को दिखाए, लेकिन उनकी मजबूरी, उनके लाचारी को देखते हुए उनको ये कदम उठाना पड़ा। समझ में आ गया? तो इस तरह से वो इस वर्ग में चले गए। समझने वाले होंगे, इतना समझ गए। ठीक है, चलो। और अन्य सामाजिक पात्र विभिन्न वर्गों और मानसिकताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, कथा को यथार्थवादी बनाते हैं। चलो,
महत्व की बात करें तो गौण पात्र सामाजिक वातावरण का निर्माण करते हैं, मुख्य कथा को प्रभावशाली बनाते हैं। सेवा सदन उपन्यास की मूल समस्या पर प्रकाश डालिए। तो सेवा सदन एक अ, क्या है भाई, देखो सेवा सदन से बहुत ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। तो सेवा सदन एक समस्या प्रधान उपन्यास है। ये जो क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं ना, ये नहीं सोचिएगा कि सर खुद से दे रहे हैं, नहीं भैया, आपके वो जो क्वेश्चन पेपर है ना 5 ईयर्स के, उनमें जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, उसको लिया गया है। ये नहीं सोचिएगा कि सर खुद से दे दिए अपने मन से ऐसे वैसे, नहीं भैया, रिपीटेड है और इम्पोर्टेंट जो है ना, इसलिए लिया गया है, तो सोच लीजिएगा इसमें। तो सेवा सदन एक समस्या प्रधान उपन्यास है। इसमें मुख्य रूप से नारी से जुड़ी सामाजिक समस्या को प्रस्तुत किया गया है। उपन्यास की मूल समस्या था भाई दहेज प्रथा। दहेज के कारण योग्य कन्याओं के विवाह में कठिनाई आती है। सुमन का जीवन इसी समस्या से प्रभावित होता है इसमें। और अनमेल विवाह, तो सुमन का जो विवाह वृद्ध पति से करवा दिया गया, युवा पत्नी का विवाह, मतलब कि उनका विवाह बुढ़ा से करा दिया है ना, बुढ़वा से, तो भाई तो सही नहीं है ना। स्त्री शोषण, स्त्रियों का समाज में समान अधिकार नहीं मिलने से, है ना, वो क्या किया, उन्हें अनेक सामाजिक बंधनों का सामना करना पड़ा। समझ में आ गया, जिसको हम वेश्यावृत्ति के कारण नाम देते हैं। और वेश्यावृत्ति में क्या हुआ, समाज और आर्थिक परिस्थितियां स्त्री को इस दिशा में धकेलती है। जब समाज साथ ना दे, है ना, जब समाज साथ ना दे, अपना साथ ना दे, तो ये कोई कोई ऐसे लोग होते हैं जो इस वेश्यावृत्ति को अपना लेते हैं। ठीक है, किसी गैर मर्द के साथ रहना, है ना, एंजॉय करना, जीवन यापन करना। समझ में आ रहा है ऐसे। सो अगला है, प्रेमचंद ने इसके मूल कारणों को जाकर, आज देखो प्रेमचंद चाहता तो वो ऐसा उतना महान टीचर वो ऐसा क्यों करता, लेकिन ये सच्चाई ऐसा है। सच्चाई को देखो, मैंने अभी नहीं बताया कि सच्चाई को दिखा रहा है, सच्चाई को दर्शा रहा है। तो ये बात समझिए। अगला, सामाजिक रूढ़ियां। रूढ़ियां पुरानी परंपराएं और कुरीतियां समाज को प्रभावित करती हैं। ठीक। तो रूढ़ियां में क्या है कि उनके सामने कष्ट, दुख, है ना, तो ये उनकी सामाजिक रूढ़ियां हैं, किसके तुलना में, सुमन के तुलना में। ठीक है, चलो। अब देखिए, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं पूस की रात में। ठीक। तो ये पूस की रात भी बहुत अच्छा स्टोरी है, आप लोग नहीं सुने हैं तो सुनिएगा, एनिमेशन वीडियो से देख लीजिएगा। वीडियो जब एंड होगा ना, तो एनिमेशन वीडियो देखिएगा, जिसमें काम भी आ जाएंगे, चलो यही बहाने काम भी आ जाएंगे ना। तो पूस की रात में क्या कहानी है, कैसा है, बहुत अच्छा लगा। आपने पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं अगर पढ़ा तो ये कहानी देखिएगा, शॉर्ट में एनिमेशन वीडियो 15-20 मिनट का मिलेगा, आप देखिएगा, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स आपके सामने। पूस की रात कहानी के संरचना शिल्प का विवेचन कीजिए। चलिए, पूस की जो रात है वो प्रेमचंद का ही कहानी है। क्या है भाई, प्रसिद्ध कहानी है। इसमें किसान जीवन की गरीबी, किसान की गरीबी के बारे में बताया गया, किसान के जीवन की गरीबी और संघर्ष के का क्या क्या रियलिटी को दिखाया गया है, चित्रण किया गया मार्मिक। कहानी का संरचना शिल्प अत्यंत सशक्त और प्रभावशाली है। इसमें संरचना शिल्प की विशेषताएं की बात करें तो यह सरल कथानक है। इसमें कहानी का कथानक सीधा और सहज है। घटनाएं स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है। यथार्थवादी चित्रण, किसान जीवन की वास्तविक समस्याओं का चित्रण किया है। गरीबी और अभाव का इसमें सजीव वर्णन किया गया है। तो अब चरित्र क्या है इसमें, इसमें क्या होता है, एक हल्कू नाम का किसान होता है और उनकी एक पत्नी होती है मुन्नी, है ना। तो ये उनके उन स्टोरी के यानी इम्पोर्टेंट पात्र होते हैं। ठीक है, और उनके माध्यम से किसान वर्ग की स्थिति स्पष्ट होती है। समझ में आ गया। तो वातावरण निर्माण क्या है कि उसके जो है कि पूस की ठंडी रात थी, है ना, और अत्यंत प्रभावशाली इसमें चित्रण किया गया पूस की ठंडी रात का। ठीक। तो ठंडी रात में ये क्या हुआ था कि पूस की ठंडी रात में ना, ये जो किसान है हल्कू नाम के, तो वो बहुत ठंडे में अपने खेत चले जाते हैं, है ना, देखने के लिए कि कोई उनके प्रॉब्लम ना कर दे। उन्होंने मेहनत से खेती कर रहा है वो भी किसी के इस पे, तो कोई ऐसा ना कर दे, वैसा ना कर दे। ठीक है। सो देखिए, अगर आप मुझे लग रहा है सुना, थोड़ा सा बता ही देता हूँ, चलो इसका बारे में थोड़ा बता ही देता हूँ। ठीक है। तो बात ये है कि पूस के महीने, है ना, तो यहाँ पर आपने देख लिया हल्को नाम का एक गरीब किसान था। तो पूस यानी कि जो सर्दी का महीना था, उस पूस के महीने में उसे
उसने क्या किया, अपनी फसल की रखवाली के लिए खेत में रात बिताने के लिए चले गया। ठीक है, उसके जो पास एक गर्म कपड़ा या फिर कंबल नहीं थे। ठीक है, जब वो वहां पर गए ठंडी रात में, पूस की रात में, तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, कड़ाके की जो ठंड पड़ी, उस समय वो परेशान हो गया था। और उसका कुत्ता जो है कि उसके साथ उसका कुत्ता भी चले गया। तो उसका कुत्ता जबड़ा भी उसके साथ रहता है ना, रहता था। तो चले गया वो साथ में। रात में ठंड इतनी बढ़ गई कि हल्कू को क्या हो गया कि आग जलाना पड़ा। तो आग जलाकर खुद को गर्म करने की उन्होंने कोशिश किया। इसी बीच खेत में जानवर घुस गए, फसल का नुकसान कर दिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि इतनी ठंडी के बाद वो गए वहां, जब नहीं बर्दाश्त हुआ तो आग जलाई, और आग जलाने के बाद उनको नींद आ गई। ठीक है, और वो फिर सो गए। फिर पता चला कुछ देर में सभी गाय वाय आके पूरा फसल को नष्ट कर दिया। इसमें और भी अच्छे से कहानी है, बट यह कहानी आप लोग जरूर देखना, समझना। चलो, संवाद योजना। संवाद छोटे, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है, पात्रों की मानसिक स्थिति को इसमें व्यक्त करते हैं। फिर आया क्वेश्चन आपके पूस की रात वाला। पूस की रात कहानी के प्रतिपाद पर प्रकाश डालिए। पूस की रात प्रेमचंद की प्रसिद्ध यथार्थवादी कहानी है। इसमें भारतीय किसान के जीवन, उसकी गरीबी और संघर्ष का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। किसान जीवन की दयनीय स्थिति कहानी का मुख्य विषय की गरीबी है। मुख्य विषय क्या है, गरीबी है। हल्कू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी सुखी जीवन इसमें नहीं जी पाता। आर्थिक शोषण की बात करें तो किसान अपनी कमाई का अधिकांश जो भाग है वो कर्ज और लगान चुकाने में ही लगा देता, खर्च कर देता। उसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिए भी धन नहीं बचता है। समझ में आ गया। और प्रकृति के क्या संघर्ष है, पूस के कड़ाके के ठंड किसान के जीवन को की कठिनाइयों को दर्शाता है। हल्कू को ठंड से बचने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिलते। मानवीय व्यवस्था, गरीबी मनुष्य को असहाय बना देती है, ये बात है ना। हल्कू अपनी फसल की रक्षा भी नहीं कर पाता, और उसका सब खत्म हो जाता है, लूट जाता है ना। तो यथार्थवाद क्या है भाई, क्या सच्चाई इसने देखा, इसमें क्या सच्चाई आपने देखा, ठीक है, ये समझिए। कहानी में ग्रामीण जीवन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद ने किसान की पीड़ा को संवेदनशील संवेदनशीलता के साथ व्यक्त किया। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी की कथा वस्तु का वर्णन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं अब ना ये चाहूंगा कि देखिए, टाइम की कमी होने के कारण मैं आपको आगे कहानी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे जो भी यहाँ पे कहानी है दिया हुआ, सभी इजी लैंग्वेज में है, बहुत इजी लैंग्वेज में है, बहुत अच्छा भी लगेगा। और इसको समझिए। मैं वीडियो को स्क्रॉल कर रहा हूँ, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो को रोक कर आप लोग समझना चाहते हो समझ लीजिए। नहीं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि आप लोग ना नोट्स परचेस कर लीजिए सही है रेट में, मतलब बहुत अच्छा रेट में, कम ही रेट, ज्यादा नहीं ले रहा। जाके नोट्स परचेस कर लीजिए और आप लोग तैयारी कर लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, शतरंज के खिलाड़ी के कहानी की वक्ता वस्तु का विश्लेषण कीजिए। तो आंसर देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, शतरंज के खिलाड़ी का कहानी का परिवेश विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 14 में है, शतरंज के खिलाड़ी के मुख्य पात्रों का की चरित्रगत विशेषताओं का क्या कीजिए, विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रेंड्स, पंच परमेश्वर कहानी की कथा वस्तु के विभिन्न सोपानों का विश्लेषण कीजिए। 16 में है, पंच परमेश्वर कहानी के मुख्य चरित्रों का चारित्रिक विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 है, पंच परमेश्वर कहानी का सार बताते हुए उसके शीर्षक की उपयुक्तता पर विचार कीजिए।
ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो इसे भी आप लोग जरूर देखिएगा। ईदगाह में अभिव्यक्त बाल मनोविज्ञान की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है, ईदगाह कहानी की भाषा की की विशेषताओं पर उदाहरण सहित विचार कीजिए। तो ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट, देखिए इसी टाइप से आपको ना कंफ्यूज किया जाएंगे ना, पूछे जाएंगे उसी से, बट थोड़ा सा घुमा दिए जाएंगे। दो बैलों की कथा है ना, ये सब बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, साहित्य के उद्देश्य निबंध के भाव पक्ष की चर्चा कीजिए। साहित्य के उद्देश्य के वैचारिक पक्ष का पर चर्चा कीजिए। साहित्य का उद्देश्य निबंध की भाषा एवं शैलीगत विशेषताओं बताइए। ठीक है, इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो गए। तो आपने क्या देखा, आपके जो टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे 25 क्वेश्चंस, तो 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जहाँ से दिखेंगे। तो एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और ये पीडीएफ जाके व्हाट्सएप से परचेज कीजिए, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। एंड जो भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है, जो भी सब्जेक्ट बचा हुआ है, आप लोग डायरेक्टली जाके व्हाट्सएप से परचेज कीजिए। बहुत इजी लैंग्वेज बनेगा, और जो भी आप लोग लेंगे उनका वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट में, मतलब बाय। जनरल बोली प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। ऑल द बेस्ट।